साथ आदित्य झा, आप देख रहे हैं एनडीटीवी की खास पेशकश सिटी सेंटर और आपको लिए चलते हैं बड़ी खबर की ओर। एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में बड़ी खबर यह आ रही है कि एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक से जुड़े दो अलग अलग मामलों में आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। पहली सुनवाई एसआई भर्ती परीक्षा में चयनित अयोग्य अभ्यर्थियों को हटाकर उनकी जगह वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थियों को शामिल करने से जुड़ी थी। हाईकोर्ट ने गृह सचिव, डीजीपी और आरपीएससी सचिव को नोटिस जारी कर 2 हफ्तों के अंदर जवाब मांगा है। आपको बता दें, याचिकाकर्ता राजविंदर सेन की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश गणेश मीना ने यह नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने कहा है कि जब जांच एजेंसियों ने फर्जीवाड़े की बात कबूली तो दोषियों को हटाकर वोटिंग लिस्ट के अभ्यर्थियों को क्यों नहीं लिया जा रहा है। दूसरा मामला सीएमएम कोर्ट से है, जहां 12 आरोपियों को जमानत देने से यह पूरा मामला जुड़ा है और इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस सुदेश बंसल की पीठ ने सीएमएम कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया है। साथ ही डीजीपी को 15 दिनों के अंदर जांच पूरी कर कोर्ट को सौंपने को कहा है। डीजीपी पहले से 14 ट्रेनी एसआई को अवैध हिरासत में रखने के आरोपों की जांच कर रहे हैं। अब कोर्ट ने कहा है कि वो अपनी लंबित जांच 15 दिनों के अंदर पूरी करे। इसके बाद कोर्ट अवैध हिरासत से संबंधित बिंदु तय करेगा। एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में बड़ी खबर है। 2 अलग अलग मामलों में हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। हमारे साथ सोमू आनंद हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं लाइव, जिनसे हम इसी विषय पर बात करेंगे। सोमू, क्या है ताजा अपडेट, क्या है उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, 2 अलग अलग मामलों में सुनवाई हुई है। पहला जो मामला है वह इस बात से संबंधित है कि जो अभी आरोपी पकड़े जा रहे हैं, तो जो वेटिंग लिस्ट में लोग थे उनकी तरफ से एक अपील की गई थी हाईकोर्ट में कि उनको अयोग्य मान करके उन्हें यहां से बर्खास्त किया जाए और जो वेटिंग लिस्ट में शामिल हैं अभ्यर्थी उन्हें अब उनकी नियुक्ति की जाए। तो इस संबंध में जो कोर्ट है उसने अपना निर्णय दिया है और उसने जो डीजीपी हैं उनके साथ साथ आरपीएससी के सचिव और गृह सचिव से जवाब मांगा है। 14 दिनों के अंदर 2 हफ्ते में जवाब पेश करने को कहा है। वही जो दूसरा मामला है वो सीएमएम कोर्ट के द्वारा 12 आरोपियों को सशर्त जमानत देने से जुड़ा हुआ था, जिसमें सीएमएम कोर्ट ने 12 आरोपियों को इस बिना पर जमानत दी थी कि उनको 24 घंटे के अंदर पेश नहीं किया गया, अवैध हिरासत में रखा गया, इसलिए उनको सशर्त जमानत दी गई थी। इसको खारिज कर दिया हाईकोर्ट ने और उसके बाद अब फिर से, क्योंकि इस मामले में सीएमएम कोर्ट ने डीजीपी को इस बात के निर्देश दिए थे कि वो इस पूरे मामले की जांच करें और जांच करने के बाद ये तय करें कि उनको इससे पहले जो 14 आरोपियों को 14 ट्रेनी एसआई को आरपीएस से लेकर आई थी एसओजी, उनको अवैध हिरासत में रखा गया था या नहीं रखा गया था। अब डीजीपी इन दोनों मामलों की जांच करेंगे और अगले 15 दिनों के अंदर ये अपनी जांच जो है वो सीएमएम कोर्ट को सौंपेंगे। उसके बाद सीएमएम कोर्ट इसका बिंदु तय करेगी कि क्या उन्हें अवैध हिरासत में रखा गया था, नहीं रखा गया था, और इसके बाद जो ये 12 आरोपी हैं ये अपनी जमानत के लिए आवेदन कर पाएंगे। जी सोमू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और फिलहाल हम बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का हैदराबाद दौरा का तीसरा दिन है आज। चवल्ला लोकसभा प्रत्याशी के लिए चाय पर चर्चाएं उन्होंने की है। बीजेपी ने कोंडा विश्वेश्वरैया रेड्डी को उम्मीदवार इस बार बनाया है। आपको बताते चलें कि भजनलाल शर्मा आज दिन भर हैदराबाद में रहेंगे। कोंडा विश्वेश्वरैया रेड्डी के लिए चुनाव प्रचार के बाद शाम 7 बजे मेडचल मलकजगिरी में एनजेआर केएलआर मैदान में प्रवासी सम्मेलन में शामिल भी होंगे। मलकजगिरी लोकसभा प्रत्याशी एटला राजेंद्र के समर्थन में प्रवासी सम्मेलन में वो शिरकत करेंगे। रात 10 बजे आपको बता दें, उसके बाद हैदराबाद से जयपुर के लिए वो रवाना होंगे। अब वो 10 बजे के कब बाद होता है उसके बारे में हम आपको अवगत कर देंगे। और देर रात तक राजस्थान पहुंचने की उम्मीद जो है वो बताई जा रही है सीएम भजनलाल शर्मा की। 2014 से पहले इस देश के अंदर आए दिन, जैसा आपने कहा, आए दिन धमाके होते थे। देश के अंदर आतंकवाद पनप रहा था, देश के अंदर नक्सलवाद पनप रहा था, आए दिन भ्रष्टाचार की कहानियां हो रही थी। और भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार नहीं, उस समय के प्रधानमंत्री जी कहते थे ये
अगर इस देश के संसाधनों पर सबसे ज्यादा अधिकार है तो मुस्लिमों का सबसे ज्यादा यहाँ के संसाधनों पर अधिकार है। वो तुष्टीकरण के आधार पर चलने वाले लोग थे, आज भी वो तुष्टीकरण के आधार पर चल रहे हैं। और खबर जयपुर से है, जहां पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान जल जीवन मिशन में हुए करोड़ों के फर्जीवाड़े और घोटाले में अब राजस्थान सरकार की अनुशंसा पर सीबीआई ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें, सीबीआई ने जलदाय विभाग के एक्ससीएन विशाल सक्सेना, श्याम ट्यूबवेल कंपनी के प्रोपराइटर पदचंद जैन, गणपति ट्यूबवेल कंपनी शाहपुर के प्रोपराइटर महेश मित्तल के अलावा अज्ञात सरकारी और गैर सरकारी लोगों को भी इसमें शामिल किया है। ये सभी पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी के नजदीकी बताए जा रहे हैं। आपको बताते चलें कि सरकार ने 18 मार्च को सीबीआई से जांच करवाने की सिफारिश की थी और 3 मई को सीबीआई ने षड्यंत्र और धोखाधड़ी का केस दर्ज करके इस मामले की छानबीन शुरू कर दी थी। यह पूरा मामला जो है वो फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र पर टेंडर लेने से जुड़ा हुआ है। इस मामले में ईडी ने 2023 सितंबर में जयपुर और अलवर में 9 जगह छापे मारे थे, जिसमें महेश मित्तल, प्रॉपर्टी कारोबारी संजय बढ़ाया, कल्याण सिंह, कविया, विशाल सक्सेना, माया लाल सैनी, पदचंद जैन, तहसीलदार सुरेश शर्मा और अमिताभ कौशिक के यहां सर्च ऑपरेशन में करीब आपको बता दें 2.32 करोड़ की नकदी, 1 किलो सोने की ईंट और करोड़ों की प्रॉपर्टी के कागजात और कुछ अधिकारियों के रिश्तेदारों के नाम हैं उनसे लेन देन के कागजात मिले थे। इससे पहले आपको बता दें, एसपी ने एक्ससीएन मायालाल सैनी और जयंत प्रदीप कुमार को पदचंद जैन से 2,20,000 की रिश्वत लेते हुए ट्रैप भी किया था। ईडी के अधिकारियों ने सितंबर 2023 को जयपुर, अलवर, नीमराणा, बहरोड़ और शाहपुर सहित विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की थी और टीम ने तब हार्ड डिस्क, मोबाइल फोन्स आदि अनेक 19 डिजिटल रिकॉर्ड्स को भी जब्त किया था। जांच में आया था कि जल जीवन मिशन से ज्यादा काम लेने और घटिया मटेरियल लगाकर अधिक कमाई के लिए श्री गणपति ट्यूबवेल कंपनी और श्री श्याम ट्रैवल कंपनी ने इस्कॉन के फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र लगाकर 900 करोड़ रुपए का उन्होंने काम हासिल किया था। अब सीबीआई ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और पूरी तरह से जांच में जुटी है। और बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी ने चौहटन के दुधवा गांव के बूथ पर रीपोलिंग पर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि उन्होंने बाड़मेर जिले की बायतू विधानसभा के कई बूथ पर धांधली और बूथ कैप्चरिंग की घटनाओं को लेकर रीपोलिंग की अपील की थी, लेकिन निर्वाचन आयोग ने उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया और दुधवा खुद गांव में इस तरह की कोई घटना सामने आई नहीं थी। शांतिपूर्ण तरीके से निष्पक्ष चुनाव हुआ था, लेकिन निर्वाचन विभाग की ओर से अधिकृत वेबकास्टिंग वेंडर द्वारा मतदान का वीडियो वायरल करने के चलते रीपोलिंग करवाने का फैसला लिया गया है। यह गलती निर्वाचन आयोग की है, ऐसा उनका कहना है। निर्वाचन आयोग अपनी गलती पर पर्दा डालने के लिए बेवजह ग्रामीणों के बीच आपसी भाईचारे को खराब करने का काम कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि उनकी शिकायतों पर निर्वाचन आयोग ने अभी तक कोई गौर नहीं किया है। भाटी है जो इस वक्त बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र के चौहटन विधानसभा के दुधवा में मतदान संख्या बूथ संख्या 50 पर पहुंचे हैं और बूथ का अभी इन्होंने निरीक्षण किया। सर, कैसा लग रहा है? दोबारा वोटिंग हो रही है, किस तरह का उत्साह है? लोगों ने भी ना गजब उत्साह है। दूधवेरा लोगों ने धन्यवाद देना चाहूँ कि आपने दो बार वोट करने मौको मिले और लोकतंत्र ये त्योहार है मीना आप सब जो बढ़ चढ़ हिस्सों ले रहे हो, वाकई आप सब धन्यवाद पात्र और निश्चित रूप में मीना ये बार लाडली बार करती ज्यादा पोलिंग। सर, क्या लगता है क्यों जरूरत पड़ी पुनर्मतदान की? यहाँ करवाई है, यहाँ कई सारा डाउट्स था। बीजेपी और कांग्रेस ना हार री बोखलाहट है जो दिख रही है। उन्हें कहना चाहूँ कि जो इश्यूज वहां राइज करया है उरे माथे था हाल तक कोई संज्ञान कोई तरीके लियो को नहीं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ना कहना चाहूँ कि टाइम माथे आप वो चीज उहाँ माथे भी संज्ञान लो, नहीं मैं चुनाव आयोग तक भी जा और जेत केत भी बात रखने की जरूरत पड़ी, बात भी रखा। सर, अभी थोड़ी देर पहले कांग्रेस के प्रत्याशी भी यहाँ आए थे, उन्होंने इशारे में आपके समर्थकों पे आरोप लगाए थे कि कहीं ना कहीं गरीब, शोषित और जो दलित वोटर है उनको वोट नहीं देने दिया। क्या कहेंगे इस पर? देखो साहब, वो खुद री हार री बोखलाहट ना छिपाउंड प्रयास कर रहा है। उमर खुद रो यूज करियो मैंने बड़ो तरस आया हुआ माथे कि ये तरीके उमरी पॉलिटिकल हत्या उमर खुद रे लोग उमरी करी। आप देखो कि अगली बार विधानसभा चुनाव रो कांटो ये बार लोकसभा चुनाव रो मीना काटी जो है तो लोग सब समझे पड़े।
उहा न कांकर की चीजें नहीं करी, उहरी गलती को नहीं, उहर उपयोग हुआ है मना मारी संवेदना हुआ बेड़ी। सर कई ऐसे मतदान बूथ है जहां पर धांधली के और बूथ कैप्चरिंग के घटनाएं शिकायतें भी आई थी, वहां पर कार्रवाई पुनर्मतदान ना होकर सिर्फ एक इस पे किया जा रहा है, तो क्या कहेंगे इस पर? सीधी सी बात है कि हार रही बौखलाहट हुआ ना, और बीजेपी और कांग्रेस दो ही एक और चुनाव लड़ रही है, पर फिर भी हुआ ना केत भी नजदीक में ना भी दिख नहीं रही है कि साहब मैं पार लगा सका। तो है हार रही बौखलाहट कारण ने कई सारा साजिश षड्यंत्र कर रहा है, पर जनता होशियार है, जनता समझदार है, और निश्चित रूप में ना ये मुंह तोड़ में जवाब दे भी रहे हैं और आने वाले टाइम में। सर मतदाताओं से क्या अपील करेंगे? मतदाताओं निवेदन करने चाहूँ कि जो भी भाई है जो अबार तक आया को नहीं हुआ, सब हम निवेदन कि आप सब बाहर आओ, ज्यादा से ज्यादा मतदान करो, और एक एक वोट ना आप देर वोट चोट रहे बेड़ो, वहां तमाम लोगों ना जवाब दियो। सर 4 तारीख के लिए कितने तैयार हैं? 100% तैयार है। क्या लगता है, क्या निश्चित तौर पे जीतेंगे, और मतलब पूरा भरोसा है मतदान हुआ रो, किस्मत जो है वो पेटियां बंद है, और 4 तारीख रो बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा जनता जीत। सर परसों कल एक मामला सामने आया था, आपके कुछ सहयोगी थे, उनको सिर्फ इसलिए रोका के पिटा गया कि वो आपके समर्थक है, क्या कहेंगे उस पर? 4 पुलिसकर्मी भी निलंबित हुए। देखो साहब, जब रक्षक सी भक्षक बन लाग जावे, जो लॉ एंड ऑर्डर स्थितियां एडी खुद ही जद खराब करने लाग जावे, तो वाकई चिंता रो विषय, हूँ हमारी कड़े शब्द में निंदा करा। और रही बात दूसरी, मारो कोई भी साथी उसे समर्थक उसे या बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा कोई भी देवतुल्य, जनता पिता तुल्य, बुजुर्ग, मातृशक्ति, युवा साथी उसे अगर कोई अननेसेसरी हुआ ना परेशान कर है तो वो जवाब दे। और मैं यहाँ लोगों की वजह में तमाम जितना भी लोग 36 को हमारा भाई बैठा है, यहाँ बदौलत रविंद्र रेत खड़ो है, और यहाँ वास्ते जेत के लड़ना पड़े रविंद्र मौजूद ही। सर आप कई मुद्दों को लेकर बालोतरा एसपी थाने के एसपी ऑफिस के आगे आप धरने पे बैठे थे, क्या लगता है उन मांगों पे हो गया काम पूरा? देखो निश्चित रूप में ना जो अननेसेसरी लोगों ने डिटेन कराया है वो ना पूरे वास्ते कहणो हतो, और डिटेन जिका लोगों ने करेड़ा था वो फ्री भी करवाया। बाकी जो दोस्तापूर्ण कार्रवाई यहाँ करी थी, जेका मैंने कई सारा लोगों ना प्रवासी भाइयों रो जो गाड़ियां अननेसेसरी डिटेन करी, और भी हर तरीके में जो प्रशासन एक दौर रवैयो अपनायो उसके खिलाफ हतो, और निश्चित तौर माथे वो तमाम लोगों ना रिलीफ भी दिलाई है। आगे भी जे जरूरत पड़ी धरने में ना बीजा चीजा में पग पाछो कदे करियो कोनी। सर पिछले दिनों से एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर चल रहा है, कुछ लोग मिलकर एक व्यक्ति को पीट रहे हैं, उसमें कहा जा रहा है कि वो आपका समर्थक है, कहीं मतदान केंद्र पे गया था उसके साथ, कह रहे हैं कि उसमें कार्रवाई नहीं हुई, क्या कहेंगे इस पर? देखो साहब, यहाँ है कि बाड़मेर और जैसलमेर, बालोतरा जेथ संवेदनशील बूथ था, प्रशासन उस जगह कोई भी तरीके रो एडमिनिस्ट्रेशन हो कोई भी तरीके रो फोर्स को नहीं लगवाई। मैं यहाँ स्पेशली कहूँ कि साहब 400 बूथ है जो सेंसिटिव है, पर उमर माथे नहीं लगवा, शिव रमीना और जैसलमेर रमीना यहाँ 3-4 गुना ज्यादा वो तो फोर्स लगवाई, ताकि कांकरी करें यार पोलिंग परसेंटेज है जो कम करावा, और उस जगह यहाँ वो लगायो कौन तो ठीक है। कई सारी अप्रिय घटनाएं हुई, कार्रवाई समय रहते कर है तो ठीक, नहीं तो माना न्यायपालिका माथे भरोसा है, निश्चित तौर माथे तमाम भाइयों को न्याय दिलाई। सर बैतूल के जो विधायक है कांग्रेस के जो प्रत्याशी, वो लगातार जिला प्रशासन के साथ मिल रहे हैं, जो मामले जो दर्ज हुए हैं उनको आपसी सहमति से निपटाने को लेकर कह रहे हैं, आपका क्या मानना है, इसमें होना चाहिए निपटारा? देखिए जब वो दोहरा रवैया अपनाया था ना, वो खुद ना तो एकदम क्लीन चिट बरताऊं प्रयास भी कर रहा है। बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा जनता ना सब ठा है कि कौन कां करे की नहीं है, और कौन कौन केड़ी आज तक राजनीति करता है, जो को आज अपना इतनी बात करे उमर खुदरा रवैया, उमर खुदरा जो चेहरा है वो लोगों आगे जग जाहिर है। आप कितो भी पर्दो ना के खुद ना छुपा कौन सको, और जनता समझ जाए, जनता थाना जवाब दे भी चुकी है। और ये ना ठा है कि अगर मैं वाकई अगर कैपेबल था तो आप चुनाव लड़ता, आप एक सीधे साधे आदमी री बलि चढ़ाई, आप स्वागत करता, मैं तो खुद आए लड़ता तो सही। आज बौखलाहट देखो कि बीजेपी और कांग्रेस तो ना दोया ना ये कोई चुनाव लड़ना पड़ रहे, निश्चित तौर माथे जनता मीना जनता आगे यारो जो असली चेहरा है वो आगे आएगा। सर चुनाव के बाद तनातनी का माहौल बना हुआ है, जिला प्रशासन ने भी सर्व समाज की बैठक बुलाकर शांति व्यवस्था बहाल करने की कोशिश की थी, और सभी प्रत्याशियों भी तो अपील कर रहे थे, तो आप क्या कहेंगे? बिल्कुल शांति व्यवस्था बननी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर पूरे तरीके में मेंटेन रहना चाहिए, पर जब रक्षक की भक्षक बन जावे तो स्थिति यहाँ पे बाढ़ जो है, खेत जो है केरे भरोसे छोड़ सकते। तो एडी चीजा में ना भी हूँ प्रशासन ने कहना चाहूँ कि तमाम लोग जो वेमनेस से फैला रहा है यार माथा भी सख्त कार्रवाई। सर कुछ युवा भी पकड़ में आए हैं जिन लोगों ने सोशल मीडिया पर अनर्गल टिप्पणियां की थी, तो खासकर युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? युवा साथी हम निवेदन करने चाहूँ कि चुनाव उम्मीदवार लड़या करे, उमर बीच में ना कई सारा व्यंग्य हुए, कई सारे बातें हुए, कई सारे टीका टिप्पणियां हुए, पर ये बिना जो
साफ सुथरा जो युवा है, जो मेहनत कर रहा है, जो पढ़ाई कर रहा है, उन्हें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। आप सब आपरो काम करो, मैं सब मारो काम करो और शांतिपूर्ण सौहार्द जो है माहौल बने रहना चाहिए। तो ये थे शिव विधानसभा से विधायक रविंद्र सिंह भाटी और निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी। इनका साफ तौर से कहना है कि शिकायतें और जो धांधली की शिकायतें थे वो कई बूथों पर थी, लेकिन एक ही बूथ पर पुनर्मतदान करवाना गलत है। उनकी मांग है कि जिन जिन बूथों पर कैप्चरिंग सहित कई धांधली की शिकायतें हुई है उन पर भी पुनर्मतदान को लेकर विचार करना चाहिए। राजू माली, एनडीटीवी राजस्थान, बाड़मेर। वहीं मोबाइल फ़ोन्स की अगर आपको बात बताएं तो मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल अब सिर्फ स्कूल में पढ़ रहे बच्चों तक ही सीमित नहीं है। हाल में ही राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की ओर से दिए गए बयान ने अध्यापकों के सामने मुश्किलों का पहाड़ खड़ा कर दिया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि कोई भी शिक्षक स्कूल समय के दौरान बिना पूर्व सूचना के प्रार्थना या नमाज पढ़ने के लिए स्कूल परिसर से बाहर नहीं जा सकता है। उन्होंने आगे भी कहा है कि बिना पूर्व सूचना दिए स्कूल परिसर छोड़ने वाले किसी भी शिक्षक को अनुशासनात्मक कार्रवाई उसके साथ की जाएगी। इसके अतिरिक्त शिक्षकों को स्कूल में ड्यूटी के समय उस दौरान मोबाइल फोन्स का उपयोग करने से प्रतिबंधित भी किया गया है। और वहीं अजमेर की गेगल थाना पुलिस और एटीएस अजमेर ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अफीम की तस्करी के आरोप में 2 मुलजिमों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 3 किलो 170 ग्राम अफीम बरामद की है। जब्त अफीम की कीमत करीब 6 लाख बताई जा रही है। एसपी ने कहा है कि स्पेशल टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 2 तस्करों के खिलाफ NDPS एक्ट में मुकदमा दर्ज करा लिया है और NH नंबर 8 पर टोल प्लाजा के पास नाकेबंदी कर बस की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान 2 यात्रियों के पास से अवैध अफीम बरामद की गई। अफीम को राजसमंद से गंगानगर ले जाया जा रहा था। देर रात को कोई बस राजसमंद से आ रही थी, उस पर इन्होंने तलाशी ली और सरप्राइज उसमें चेकिंग में सूचना पर इनकी जो है 2 व्यक्तियों के पास मादक पदार्थ अफीम, एक के पास 2 किलो और एक के पास 1 किलो 170 ग्राम के करीब मिली, जिस पर उनसे परमिट बाबत पूछा गया। परमिट ना होने पर जो नियमानुसार कार्रवाई है वो कार्रवाई की जाकर 2 व्यक्ति जो राजसमंद से गंगानगर अफीम तस्करी के उसमें आरोप में उनको गिरफ्तार किया है। राजसमंद की अगर आपको बात बताएं तो राजसमंद में गर्मी का असर फिर से तेज हो चुका है। बुधवार को जहां दोपहर बाद आसमान में बादलों की लुका छुपी से गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिली थी, लेकिन दोपहर से पूर्व लू के थपेड़ों से लोगों का हाल बेहाल हो रहा है और गर्मी से बचने के लिए लोग उपाय करते दिखाई दे रहे हैं। आज दोपहर बाद गर्मी ने अपने तेज तेवर फिर से दिखाए हैं, जिससे बाजारों व शहर की सड़कों के साथ 4 लेन पर भी सन्नाटा देखा जा सकता है, जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर भी एनडीटीवी के माध्यम से देख रहे हैं। बहुत कम वाहन सड़कों पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वाहन चालकों ने तेज गर्मी के कारण अपने वाहनों को सड़क किनारे खड़ा कर दिया है। वहीं शहर में भी लोग जरूरी काम से घरों से बाहर ही निकल रहे हैं। जो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं उन्होंने गर्मी से बचाव का इंतजाम भी कर रखा है। गर्मी का असर तेज होने के साथ ही शहर में कई स्थानों पर सामाजिक संस्थाओं द्वारा शीतल पेयजल की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा आपको बता दें, मवेशियों के लिए पशुपालक द्वारा गर्मी से बचाव किए जा रहे हैं। मौसम वेधशाला नाकली पर रविवार को दिन का तापमान 40 डिग्री दर्ज किया गया था, जबकि रात्रि का तापमान 30 डिग्री दर्ज किया गया था। और रेगिस्तानी बाड़मेर में गर्मी अपने तेवर दिखा रही है। आपको बता दें, मंगलवार को देश में सबसे ज्यादा गर्म बाड़मेर रहा है। आज भी आसमान से बरस रही आग और चल रहे लू के थपेड़ों की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 22 मई तक तापमान में तेजी से बढ़ोतरी के साथ ही लू और भीषण गर्मी की संभावना जताई जा रही है। बाड़मेर में पिछले 3 दिनों से लगातार तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। 5 मई को अधिकतम पारा अगर आपको बताएं तो 41.4 था और न्यूनतम 28.6 डिग्री सेल्सियस था। तो वहीं 6 मई को 42.9 था और 28.8 डिग्री सेल्सियस था। इसके बाद 7 मई को तापमान में 2 डिग्री तक उछाल आया है और अधिकतम तापमान आपको बता दें अब बढ़कर हो गया है 45.2 और न्यूनतम तापमान
हो गया है 30.8 डिग्री सेल्सियस। मौसम विभाग ने पश्चिमी राजस्थान में अगले कुछ दिन हीट वेव का अलर्ट भी जारी किया है। तापमान बढ़ने से भीषण गर्मी और लू चलेगी। इससे अधिकतम तापमान जो है 45 डिग्री और उससे ज्यादा भी हो सकता है। राजस्थान में इन दिनों भीषण गर्मी का दौर शुरू हो चुका है और खासकर पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर सहित रेगिस्तानी इलाकों में भीषण गर्मी का दौर शुरू हो चुका है। यहाँ पर तापमान करीब 45 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है। इस भीषण गर्मी से बचाव हेतु लोग तरह तरह के जतन करते हुए नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में लू और तेज गर्मी की संभावनाएं जताई है। ऐसे में आगामी दिनों में जो तापमान है उसमें काफी बढ़ोतरी हो सकती है। आइए जानते हैं कि लोग इस भीषण गर्मी में बचाव हेतु क्या क्या जतन कर रहे हैं, क्या क्या उपाय कर रहे हैं। इस वक्त मौजूद है एक जूस की दुकान के आगे, कुछ लोग हैं हमारे साथ, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि गर्मी को लेकर क्या जतन कर रहे हैं और कितनी समस्याओं का सामना इन्हें करना पड़ रहा है। भैया क्या नाम है आपका? कैलाश आचार्य। इस वक्त कितनी गर्मी पड़ रही है? बहुत घनी गर्मी पड़े। अच्छा, क्या मुसीबतें होती है, आपको क्या समस्या होती है? समस्या तो गर्मी में ले घनी हुए समस्या तो बेड़ो भी ऑन जो है, टाबर भी जाए, जैसे बच्चा है देखो गर्मी में बच्चों ने ले कोई बाजार में जानो या हॉस्पिटल जानो या कहीं भी और जानो या कोई भी रेल में जानो या बस में जानो कहीं जानो तो वो में समस्या तो वही है। आप क्या करते हैं? गर्मी से बताओ। घर के बचाव ले साहब ये कि मतलब ज्यादा तो घर से बाहर निकलता ही नहीं। अपन तो मजदूर आदमी है, मजदूरी करने वाले तो कहीं भी जाते रहते हैं। अपना ये है कि पीओपी का ठेका कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं नहीं तो सुबह मॉर्निंग में 8 बजते ही धूप आ जाती है सामने और दिन में तो कहीं आ जा नहीं सकते। यही इच्छा है कि जहाँ बैठ जाए तो कहीं व्यवस्था हो जाती है, पानी पीने का कैंपर जगह लग रखती है, पानी पी लेते। और ये है कि मतलब 8 साल से ज्यादा आपकी बार अति गर्मी पड़ी है। गर्मी से हालत हम लोग खराब है। कहीं भी बैठ जाओ हवा तो बिल्कुल चलती नहीं है। और गर्मी का तो इतना देखा जाए सर कि कुछ भी अगर ज्यादा खा पी लेते हैं ना तो वो भी नुकसान कर जाती है। अच्छा, जैसे मैं कैमरामैन से कहूँगा, हमारे भी पसीने छूट रहे हैं लोगों से बात करते करते, तो जो लोग काम करते हैं, जो मेहनत करते हैं, उन लोगों के तो क्या ही हाल होंगे, वो तो भगवान भरोसे है। लेकिन भाई साहब और भाई साहब क्या नाम है आपका? हुसैन खान। अच्छा, कहाँ से आए हैं? मैं चौटन ब्लॉक से। अच्छा, कितनी गर्मी पड़ रही है इस बार यहाँ राजस्थान में? यहाँ पर बहुत है सर, यार लगभग 45 cc आसपास होगी बहुत, और जल्दी गर्मी आई। अच्छा, क्या जतन करते हैं? जतन है सारे हर ये गर्मी बहुत है, बीमारियां बहुत होगी, हैजा है, ऐसी दिक्कत होती है। हमारे साथ एक भाई साहब और है। भाई साहब क्या जूस पीने आए हैं? जूस सर। अच्छा, कितने क्या क्या जतन करते हैं गर्मी से बचने के लिए? जतन यही है, ठंडा पानी पीते हैं और क्या है, जूस है, ठंडा पानी है, यही है जतन। क्या 50 का टेम्परेचर है। अच्छा, पहले के जमाने में जो दादी थी, नानी थी, जो कुछ जतन करते थे, क्या क्या जतन करते थे, वो अभी भी यूज करते हैं? यही है जतन। क्या है, वो झोंपड़ों में रहते थे घर पे, या मकान तो बहुत, घर में लाइट चली जाती है तो समस्या रहती है। मार्केट में तो, बाहर तो भी ठीक है, घरों में। अच्छा, तो ये कुछ लोग थे, इनका कहना है कि भीषण गर्मी है इस बार, इसके चलते लोगों के हाल खराब है और ये गर्मी से बचाव के तरह तरह के जतन करते हुए नजर आते हैं। लोग शीतल पेय पदार्थ जैसे जूस, गन्ने का जूस, तरबूज वगैरह चीजों की सहारा ले रहे हैं और घर से निकलने से पहले भरपूर पानी, इमली का पानी और नींबू पानी पीते हुए दिख रहे हैं। राजू माली, एनडीटीवी राजस्थान, बाड़मेर। मई महीने में ही तापमान अर्धशतक बनाने को तैयार नजर आ रहा है। पारा 45 डिग्री तक जाने के आसार हैं। जहां रात में तापमान 30 डिग्री के आसपास है, वहीं इस वक्त पारा 39 डिग्री पर आ चुका है। लोग घर से बाहर निकलते समय पूरा बचाव कर निकल रहे हैं। चेहरे को ढककर बाहर निकलना पड़ रहा है। दोपहर होते ही गर्मी और बढ़ जाएगी। गर्मी का एहसास कम करने के लिए लोग लस्सी, छाछ, शरबत, शिकंजी जैसे ड्रिंक्स का सहारा भी ले रहे हैं। एनडीटीवी की टीम ने सुबह से के वक्त लोगों से बातचीत की है। आइए आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। हम खड़े हुए हैं बीकानेर के दिल यानी हमें स्थल जूनागढ़ के सामने। ये सामने आप देख रहे हैं, ये जूनागढ़ है, बीकानेर का किला है। और ये आम तौर पर इस सड़क पर इस वक्त ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन गर्मी की वजह से इस वक्त ट्रैफिक बहुत कम है। और यहाँ ये देख रहे हैं कि ये एक मॉन्यूमेंट यहाँ बना हुआ है, ये सूरसागर कहलाता है। और यहाँ दरख्तों की छांव में लोग बैठे हुए हैं, गर्मी से राहत ले रहे हैं। हम बात करते हैं, कुछ नौजवान बैठे हुए हैं। गर्मी क्या कह रही है आपको? बहुत परेशान कर रही है सर। तो क्या बचने के लिए क्या कर रहे हैं आप? बस कुछ नहीं सर, घर पे बैठे रहते हैं ज़्यादातर जी, बस घर में ही रहते हैं अभी तो। नौजवान बैठे हुए हैं गर्मी से बचने के लिए।
क्या गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है? बहुत ज्यादा। ये गर्मी क्यों पड़ रही है? ये पड़ती क्यों है ये बताएं। जब ये खातिर का माहौल होता है तब इस साइड गर्मी पड़ती है, टेम्परेचर तेज रहता है। गर्मी से बचने के लिए क्या कर रहे हैं आप? गर्मी से बचने के लिए हम सुबह से जल्दी आए 6 बजे और फटाफट कार्यक्रम जो भी रंगोली और बनाना था हमने जल्दी किया और छाव में आकर बैठ गए हम। और ये पानी की बोतल भी खाली कर दिया आपने। हाँ, पानी क्यों गर्मी बहुत तेज पड़ रही है। हमारे आप देख रहे हैं कि ये जो पूरा एरिया है यहाँ बहुत ज्यादा ट्रैफिक रहता है आम दिनों में, लेकिन अब गर्मी इतनी शिद्दत की हो गई है कि ट्रैफिक बहुत कम नजर आ रहा है। और ये वक्त ऐसा होता है कि जब यहाँ बहुत भीड़ होती है और कई मरतबा ट्रैफिक कंट्रोल होना भी मुश्किल हो जाता है। एनडीटीवी के लिए कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ डॉक्टर नासिर जैदी, बीकानेर।